बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मैं हमेशा अपने इब्तिदाइया में कहती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज भी यही अल्फाज दोहराना चाहती हूँ, लेकिन इस शहर में जहाँ मैं रहती बसती हूँ, इस शहर में आफियत नहीं है। मेरे मुंह में खाक। मैं जब भी कभी इस तरह के अल्फाज अदा करती हूँ तो पहले अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ। हो सकता है जब मैं ये बात कह रही हूँ, मैं आपके साथ ये प्रोग्राम आप मुझे देख रहे हो करते हुए, तो शहर के किसी भी इलाके में स्नैचिंग हो रही हो, कहीं किसी को खुदा न खास्ता फायर करके मार दिया गया हो, किसी से पैसे लूट लिए गए हों। और आजकल अभी बात कर रहे थे मेरे मेहमान कि आजकल फैशन है, ताज़ा ताज़ा सीज़न है, तो किसी का जानवर लेके भाग गए हों। मतलब ये शहर जिसमें हम बसते हैं, जिसमें हमें कहा जाता है कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इतने बड़े लोगों के मुल्क होता है जिस शहर में हम बसते हैं, लेकिन इस शहर का मसला यहाँ पे इत्तिका जैसे गोल्ड मेडलिस्ट, हीरे बच्चे, लड़के, कड़ियल जवान जो कुछ नहीं कर रहे, मतलब बेचारे पढ़ रहे, लिख रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल बना रहे हैं, उनको आकर लुटेरे मारकर चले जाते हैं और उसके घर पे जनाजा जाता है। एक बच्चा जो पता नहीं किन हालात और मसाइब से निकलकर शहर में वापस लौटता है, अपने घर आता है, अपने खानदान के पास आता है, कमाने का कोई हालात नहीं है। शहर में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि मैं आपको इसकी क्या मतलब कितना इस पर रहूं मैं इस शहर के लिए। वो लड़का यूट्यूबर था, वो वहां पे बेचारा यूट्यूबर एक वीडियो बनाने के लिए गया, उसकी जान एक गार्ड ने ले ली। और जब उस गार्ड की गुफ्तगू मैंने सुनी तो मैं आपको अपने दिल की बात कहूं, मुझे लगा कि शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। हम इस शहर के साथ जानबूझकर खेल रहे हैं। इन सिक्योरिटी गार्ड्स की एजेंसीज को पूछना चाहिए कि किस क्राइटेरिया पर आप लोगों को भर्ती कर रहे हैं। पागल, खप्तुल हवास, मतलब दीवाने लोगों को भर्ती कर रहे हैं जिनको सिर्फ ये पता है कि गन से जो है वो फायर करना है और लोगों को मारना है। शहर में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर है। आज शर्जील इनाम मेमन साफर मारे थे। मैं कोई एमकेएम का साथ नहीं देती और मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये लोग क्या कहते हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि शर्जील इनाम मेमन जब आज ये कह रहे थे, उनके मुंह में लुकनत नहीं आई कि शहर में क्राइम रेट कम हुआ है। आपको पता है सर, जनवरी से लेकर अभी तक, मुझे अभी हम डेटा पे डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है मैं गलत हूं, 70 लोग इस शहर में मर गए हैं सर, और आप कह रहे हैं क्राइम रेट कंट्रोल हुआ है। कैसे हुआ है? शहर बेअमा है। कराची का शिकवा मैं किससे करूं? मुझे आज कोई सियासत पे बात नहीं करनी थी। मैं बड़ा इज्जत देती हूँ इस शख्सियत को जिससे आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ। ये इस शहर के बेटे हैं, हम सब इस शहर में बसते हैं, शहर का दर्द रख। हैदराबाद में जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, वहाँ बच्चों के लिए अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं, वो बच्चे मरते, खपते, सिसकते, रुलते, जलते कराची पहुँचे, यहाँ पर भी आके मर गए। यह है हमारा सूबा सिंध, यह है हमारा शहर कराची। मेरे आज के मेहमान हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपकी तंजीम का हवाला नहीं दिया, एमकेएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने कहा कि आप इस शहर के बेटे हैं और मुख्तलिफ अंदाज से शहर के हालात और वाक़यात पर आपकी एक अपनी सोच है, उसी पर आज हम बात करेंगे। हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, ठीक है? ना आप कोई इल्ज़ाम लगाएंगे ना हम कोई इल्ज़ाम लगाएंगे। हम सिर्फ ये दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है। क्या इस वक्त तक के जो हालात हैं कराची के स्ट्रीट क्राइम के, आपको भी ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे शर्जील इनाम मेमन साहब फरमा रहे कि क्राइम रेट कम हुआ है, शहर में हालात बेहतर है, नो गो एरियाज नहीं है, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल है? देखिए, मफरूजे पे तो खैर कोई भी बात कर सकता है, ठीक है, बयान भी कोई भी दे सकता है, मगर जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं और कोई जिम्मेदार शख्स देता है जी, तो उसके पीछे कोई डेटा होना चाहिए। दुरुस्त है। और अगर डेटा है तो वो पब्लिक भी होना चाहिए। ठीक बात। वरना तो मैं कोई भी बात कह दूं तो वो महज एक बात होगी, उसके पीछे कोई डेटा नहीं होगा जब तक डेटा की रसाई अवाम तक नहीं होगी। ठीक बात। तो क्या पुलिस में, सिंध की पुलिस में या पाकिस्तान की पूरी पुलिस में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जहां रोज की बुनियाद पे स्ट्रीट क्राइम या दीगर क्राइम्स का डेटा वेबसाइट पे अपडेट हो रहा हो? क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है जहां पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि होने वाले स्ट्रीट क्राइम को रिपोर्ट जरूर किया जाए? क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पर आधे स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट नहीं होते। ठीक है। और अगर स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट होता है तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर
कि अगर डाकू मोबाइल के साथ किसी का वॉलेट भी ले जाएं और वॉलेट में शनाख्ती कार्ड या क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड हो, जिसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको शनाख्ती कार्ड दोबारा बनाना है Obviously. या बैंक कार्ड या क्रेडिट कार्ड बनाना है तो आपके पास FIR होनी चाहिए। दुरुस्त बात है। वरना लोग थाने जाने के लिए तैयार नहीं है, जहमत नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर उनके साथ वही सुलूक होगा जो एक स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ होना चाहिए। Absolutely right, I Nobody agree. is there to help them out. Agreed with your 2 point. घंटे वो थाने में बैठे रहेंगे, SHO साहब गश्त पर होंगे, हवलदार के पास टाइम नहीं होगा, हेड मॉडरेटर होगा नहीं, और एक कच्ची रिपोर्ट यानी एक सादे कागज पर 3 लाइनें काली करके वो दे दी जाएंगी, और जब वो दे दी जाएंगी तो उसके बाद उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सही बात है। इसका सिर्फ ये है कोई कि डेटा आपने एंट्री नहीं है थाने ना? में रिपोर्ट कर दी है। सिर्फ इस बुनियाद पर लोग जो है वो थाने जाते हैं कि अगर शनाख्ती कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक कार्ड चला जाए, वरना मोबाइल को तो अब कोई रिपोर्ट भी नहीं करता। शहर में कौन सा आदमी ऐसा है, कोई एक आदमी बताइए कि जिससे मोबाइल फोन ना छना हो, जिसके अगेंस्ट एक स्ट्रीट क्राइम ना हुआ हो, जिसकी गाड़ी ना गई हो, जिसकी मोटर बाइक ना छिन गई हो। कौन सा ऐसा आदमी है इस कराची में? अगर आप एक सर्वे करा लें, बल्कि आप ही माइक लेकर किसी दिन सड़कों पे चली जाएं और उनसे पूछ लें कि आप कभी आपके साथ कोई स्ट्रीट क्राइम हुआ, शायद ही कोई आदमी मिले ऐसा, इल्ला के उसके साथ 10 गनमैन ना चल रहे हों, उसके पीछे 2 ट्विन कैबिन गाड़ियां ना चल रही हों, उसको घेर ना लिया जाता हो। इसके अलावा तो हर एक शख्स हमारे साथ तो कोई नहीं चलते, छीन चुके हैं, मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है, मेरी मोटर बाइक जा चुकी है, और सबकी FIR थानों में मौजूद है। सबकी FIR थानों में मौजूद है। जिस दिन मेरा फोन छिना है उसके 10 दिन बाद वो फोन फ्रांस में बज रहा था। क्योंकि मेरा आईफोन था, मैंने उसको ऑफ नहीं किया था, इसलिए कि शायद CPLC, शायद पुलिस वो उसको ट्रैक कर सके, उसको बंद नहीं किया था, तो 10 दिन बाद वो फ्रांस में बज रहा था। इसका मतलब यह है कि फोन 10 दिन में कराची से छिनकर फ्रांस चला गया। इसका मतलब है देयर इज अ सिस्टम सपोर्टिंग द होल आइडिया ऑफ स्नैचिंग द मोबाइल फोन्स। एक पूरा सिस्टम है जो उसको पहले छीन रहा है, फिर खरीद रहा है, फिर स्मगल कर रहा है। 15 अरब रुपए सालाना के मोबाइल फोन छीनते हैं कराची में। ठीक बात है। और ये रिपोर्टेड है डॉन अखबार की 2023 की रिपोर्ट में और ट्रिब्यून की 2022 की रिपोर्ट में कि सिर्फ 2023 में कराची में 80,000, 2022 में 80,000 स्ट्रीट क्राइम्स हुए, 80,000 स्ट्रीट क्राइम, और 2023 में 11.1% के तनासुब से बढ़कर ये क्राइम 90,000 का फिगर क्रॉस कर गए। अब अगर आप एक मोबाइल फोन को एवरेजली, कराची में लोगों के पास नॉर्मली हमारे पास स्मार्टफोन होते हैं, द रीजन बीइंग के जो लड़का बेचारा फूड पांडा के लिए काम कर रहा है, बिल्कुल सही है, उसको लोकेशन चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक है। कोई भी आप जो राइडर्स कर रहे हैं, राइडर्स काम कर रहे हैं, जो राइड कर रहे हैं, उनके पास भी जो है मिनिमम आप स्मार्टफोन है, और कराची में मिनिमम स्मार्टफोन जो है 35-40 हजार रुपए का नहीं है। ऐसे ही अगर आप मैथ्स कर लें, सिंपल मैथ्स कर लें, इसमें आईफोन 15 से लेकर सैमसंग और 14 और 13 और 12 और ये सारे फोन्स भी शामिल हैं। अगर आप उसको एवरेज आउट करते हैं, 15 अरब रुपए सालाना के इस शहर से फोन छीनते हैं। 15 अरब। ये क्राइम नहीं है, ये इंडस्ट्री है। इसी तरीके से अगर मैं डॉन या ट्रिब्यून की रिपोर्ट को मान लूं जो ये कहते हैं कि 2023 में 60,000 मोटरसाइकिलें या तो चोरी हुई हैं या छिनी हैं, और अगर मैं एवरेज आउट कर लूं कि वो मोटरसाइकिल जो है 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की मालियत की है, जबकि मार्केट में होंडा 125 ब्रांड न्यू जो है वो इस वक्त 2.5 लाख रुपए की है। बिल्कुल ठीक है। 125 और चाइनीज मोटरसाइकिलें जो कि यहां पर हैं वो 75 से 80 हजार रुपए की हैं। अगर मैं उसको 40-45 का भी मान लूं जी, तो इसका मतलब यह है कि 5 अरब, लगभग औसतन 5 अरब रुपए की मोटरसाइकिलें चल रही हैं। अगर मैं डॉन ट्रिब्यून की रिपोर्ट को मान लूं 2023 की, जिसमें 2,500 गाड़ियां छिनी या चोरी हुई हैं, और अगर मैं उनको एवरेज आउट कर लूं,
तो 4 अरब रुपए की गाड़ियां चोरी और छिनी हुई हैं। ठीक है। अगर मैं इन सबको टोटल कर लूं, एक रफ फिगर बना लूं, तो 25 अरब रुपए सालाना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम से कमाए जाते हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ हैदर भाई, मैं जरा एक और पॉइंट पे आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक इमरजेंसी ब्रेक का कहा जाए। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा कराची के ही मामले पे मुझे बात करनी है। हैदर अब्बास रिजवी साहब ने जो आदाद शुमार पेश किए, इसी के तनाजुर में बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे। हैदर अब्बास रिजवी आज मेरे मेहमान हैं और मैंने कहा कि हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहे, शहर के हालात पर बात कर रहे हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, फिर मैं अपना सवाल पुट अप। जी, मैं एक बात खास तौर पर आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इस बात पर कि अक्सर जब कराची के लिए स्ट्रीट क्राइम्स की बात होती है तो जवाब ये सामने सुनने को मिलता है, दुनिया के हर बड़े शहर में ऐसा होता है, हर मेगा सिटी में ये क्राइम होता बिल्कुल है, ऐसे। हर कॉस्मोपॉलिटन सिटी में ये क्राइम होता है। मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट इस पर यह है कि जनवरी की 1 से लेकर मई की 30 तक, या चलिए आप 7 जून तक गिन लीजिए, आज तक गिन लीजिए, 75 नौजवान लड़के मारे गए हैं। दुरुस्त बात है। 75। यानी कराची वो शहर है जहां पर इत्तिका जैसा नौजवान, जो कि हमदर्द से गोल्ड मेडलिस्ट था, जो MBA कर रहा था IBS से, जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, अपने घर के बाहर मार दिया गया। और डाकुओं ने पहले उसको गोली मारी है, बाद में उसकी जेब से फोन निकाला है, वो उसकी वीडियोस बाकायदा घूम रही है सोशल मीडिया पे। पहले गोली मारी है, यानी इसका मतलब यह है कि वो उसको मारने आए थे और बोनस में फोन और मोटर बाइक भी ले गए हैं। इसी तरह मैंने तुराब के वालिद को अपने बेटे के बहने वाले खून पर जो सड़क में स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में बह गया, उस पर मट्टी डालते देखा है। मतलब किसी जमीन क्यों नहीं फटता, आसमान क्यों नहीं फटता और जमीन क्यों नहीं सरकती लोगों के पैरों से कि एक बूढ़ा बाप एक जवान बेटे के खून पर मट्टी डाल रहा है। कितना खून पर मट्टी डालेगा ये शहर, किस कदर। कोई स्ट्रीट क्राइम को रोकने वाला नहीं। उसकी वजह यह है कि इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, एक सिस्टम है यहां पर। एक आप अपनी बात कर लीजिए, मैं इसी सिस्टम पे पूछना चाह रही थी। ये सिस्टम के अंदर सिस्टमैटिक क्राइम प्रिवेल किया जा रहा है, निज़ाम से शिकवा आप कर रहे हैं, मैं कर रही हूं, बाकी लोग कर रहे हैं, सियासी जमातें सारी कर रही हैं। ये कौन है जो ये सब कुछ चला रहा है? एक इनविजिबल गवर्नमेंट है यहां पर, एक इनविजिबल गैर मरई हुकूमत है यहां पर, जिसको कोई अनटचेबल्स हैं ये। अच्छा, अनटचेबल्स कौन? आपको ये रोजमर्रा की बुनियाद पर खबरें नहीं मिलती कि खुद पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं इस क्राइम में? जी। क्या पुलिस, अभी परसों मैं एक वीडियो शो देख रहा था, इकरार का नाम ले, बिल्कुल इकरार ने ये दिखाया है कि AVCC का एक DSP पुलिस मोटरसाइकिलें जो चोरी हो रही हैं उनको AVCC के थाने से बेच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने देखा था। क्या आपने ये नहीं देखा कि औरंगी के अंदर वो जो DSP थे, डकैती में DSP और SSP जो है उनको जेल हुई और उसके बाद अब वो बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि इंक्वायरी भी पुलिस का काम था। पेटी बंद भाई है ना, कैसे बताएंगे? आप खुद ही क्राइम करते हैं, खुद ही मुद्दई हैं, खुद ही मुंसिफ हैं, खुद ही गवाह हैं, खुद ही जिरा कर रहे हैं, खुद ही वकालत कर रहे हैं, तो फिर कैसे पकड़े? क्या आपने नहीं देखा कि शॉर्ट टर्म यहां पर किडनैपिंग में बिल्कुल अभी रेंजर्स ने रेड किया है इसको, जो हमारा एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म की बिल्डिंग को, ठीक है, और वहां से लोग निकाले हैं। तो अब जब ये बुनियाद, मुझे ये बताइए कि इस शहर में ना पुलिस इस शहर की है, ना डाकू चोर इस शहर के हैं, ना भिखारी इस शहर के हैं, और ना दीगर क्राइम करने वाले इस शहर के हैं। यहां तो सीजन लगते हैं। यानी अभी आपने देखा होगा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जिन लोगों के ऊपर, जिन पुलिस वालों पर, अफसरों पर यह शुबा था कि वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिले हुए हैं, उनको कराची तलब कर लिया गया 78 ऑफिसर्स को, 78 ऑफिसर्स, और कराची बुलाकर उनकी तहकीकात होगी।
अब कोई जरा ये सवाल करे पुलिस से कि उन 78 लोगों को यहां बुलाना फाइनेंशियली ज्यादा फीजिबल था या वहां 2 अफसरों को भेजकर 78 की तहकीकात करा लेना ज्यादा आसान? भाई आप कैसी बात कर रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब? फिर मैं अपनी मतलब मुझे जज्बातियत आ जाती है। इस शहर का पैसा आपकी जेब में जाता है, आपका जो दिल चाहे आप इस शहर के पैसे के साथ करते हैं। अफसरान को दें, अपने लोगों को बांटें, जलाएं, कोई पूछने वाला नहीं है सर। जो शहर को चला रहा है, आप बल्दियाती निजाम देख लें, जमीनों का हिसाब किताब देख लें, जो यहाँ पर जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं उसका हिसाब किताब देख लें। इनविजिबल गवर्नमेंट है, KDA, SBCA, यहाँ पर सब इनविजिबल गवर्नमेंट्स हैं जो शहर को चला रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा ओके, ना कोई रोकना चाहता है। अब इसलिए कि देयर आर लॉट ऑफ पावरफुल पीपल आर पार्टनर इन क्राइम, दे आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस। सो व्हाट द पीपल ऑफ कराचीइट्स विल डू? व्हाट कैन, यानी 75 लड़के नौजवान जो घरों के कफील हैं, अगर आप उनको कत्ल कर देंगे दिन दिहाड़े, आप मुझे बताइए कि इस शहर में कितने लोगों के घर सूबाई वजीर दाखिला या IG या DIG गए होंगे जो बच्चे शहीद हुए हैं? आपने ये बात कितने कह दी ना, लोगों के लिए मुआवजे की बात हुई कि भाई हम आपको नहीं बचा सके, हालांकि हमारी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी थी, हालांकि हम इस बात की तनख्वाह पाते हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, कतई कलामी उनकी माफ़ी दीजिएगा, इस वक्त सूबा सिंध का वजीर दाखिला कौन है बहैसियत सियासतदान आप जानते होंगे। मुझे नाम पता है, ठीक है, बिल्कुल मुझे भी नाम पता है उनका, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा काम है लोगों की मालूमात हासिल करना। लेकिन इस शहर के 100% लोगों से जाके पूछिएगा जो इस शहर में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, खट रहे हैं, जिनके बच्चों के घरों के जनाजे आ रहे हैं उनके घरों पर, उनमें से किसी को नहीं पता कि सूबाई वजीर दाखिला कौन है। और उस वक्त आई एम सॉरी, मुझे कहने दें, उनका काम क्या है शायद लोगों को इससे भी कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वो इस शहर के डायनामिक्स के साथ, मैंने बड़ी प्रेशर सुनी है उनकी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हर स्ट्रीट क्राइम को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही हो रहा है, कहां हो रहा है? मैं आपको जो फिगर्स बता रहा हूं, एग्जैचुरेटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है। एग्जैचुरेटेड नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है और हमने नहीं किए। हाँ, आजाद जरा है, हाँ, ट्रिब्यून की रिपोर्ट, ये इंडिपेंडेंट बिल्कुल बिल्कुल जर्नलिज्म करने के लिए मशहूर है, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये कोई ऐसा अखबारात नहीं है जिनके बारे में आप कहें कि ये शेडी है या इनका कोई एंगल होगा जी। वो नंबर्स 2022-23 के दे रहा हूं मैं आपको, जब कोई यहां पर जो उबूरी हुकूमत नहीं थी इस शहर में। तो ये सूबा सिंध 15 साल बाद कोई सूबाई वजीर दाखिला देख रहा है। आखिरी वजीर दाखिला जिसका नाम याद आता है यहां के अवाम को, वो जुल्फकार मिर्जा साहब थे। उसके बाद कोई वजीर दाखिला इस सूबे में नहीं रहा। ऐसा लगता था कि उसकी जरूरत ही नहीं है, वजीर आला के पास पोर्टफोलियो था वजारत दाखिला का, मगर जरूरत क्या है? मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब बात क्योंकि शहर की है, अब मैं इसको नोहा ही कहूंगी ना, हम तो पढ़ते रहेंगे भाई। सूबाई वज़रा को छोड़ दें, चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं, अभी मैं अपने कुलीग से बात कर रही थी इस मौजू पे, उनको भी शायद इस चीज़ से गर्जी नहीं है कि इस शहर में क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये चल रहा है मामला, जब तक चलता रहेगा, क्योंकि वही जैसे आपने तस्करा फरमाया, ना मुआवजे का ऐलान, ना दाद रसी, ना मिजाज पुरसी, ना पुरसा, कुछ नहीं हो रहा, ना ही ताजियत, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। कोई कराची वालों के दर पर नहीं जाता। हैदराबाद रिजवी साहब, ये जो आप अभी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैंने आपको हैदराबाद में देखा बात करते हुए। वो एक अलमनाक सान्या हैदराबाद में हुआ। शहर में कई हज़ार हो चुके हैं ऐसे वाक़यात। गैस सिलेंडर्स जो हैं वो चलती फिरती मौत है। हाँ? पहले हमें एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बनाता कौन है? पहले कहते हैं कि गैस नहीं है, फिर कहते हैं गैस है, फिर उसके सिलेंडर बनवाते हैं, फिर कहते हैं नहीं गैस को तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, आप पेट्रोल पे आ जाइए। अब मतलब हमारी बसेस में गैस सिलेंडर्स हैं, रक्षाज में है, चिंचीज में है, स्कूल्स वैन में है, घरों में गैस नहीं आप देते, इसलिए लोगों ने घरों में भी गैस सिलेंडर्स लगाए हुए हैं। मतलब हम जिस ऑल्टरनेट रिसोर्स पे जाते भी हैं तो आप हमारे मारने का बंदोबस्त करके रखते हैं। कैसे हम जिए? देखिए, मैं बिल्कुल वजाहत के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 40% लोगों को गैस पाइपलाइंस के जरिए सप्लाई होती है। 40%, चाहे वो सुई सदर्न गैस हो, चाहे सुई नॉर्दर्न गैस हो। पाकिस्तान के 40% सारिफ ऐसे हैं
कि जिनको पाइपलाइंस के जरिए गैस फराहम होती है। पाकिस्तान के 60% लोग ऐसे हैं जिनको सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसका नाम है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम यह है कि वो गैस के सारिफीन तक न सिर्फ गैस को पहुंचाए बल्कि बाहिफाजत पहुंचाए। अब यहां हिफाजत का जब लफ्ज आ जाता है तो पाइपलाइंस के जरिए तो हिफाजत से तरसील हो जाती है। 60% पाकिस्तान के अवाम गैर महफूज हो जाते हैं ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ सिलेंडर्स। पहली बात, क्वालिटी ऑफ सिलेंडर में क्या है? क्वालिटी ऑफ सिलेंडर में दो चीजें आती हैं। बीइंग ए केमिकल इंजीनियर मैं आपको यह बात बता रहा हूं। पहली चीज, जो सिलेंडर को जोड़ा जाता है वेल्डिंग करके, उसकी क्वालिटी क्या है? क्योंकि वो जो चादर है वो सिलेंडर की नहीं फटती। अच्छा, वेल्डिंग टूटती है प्रेशर की वजह से, वेल्डिंग टूटती है। अब उसकी क्वालिटी ऑफ वेल्डिंग क्या है? नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर जो वेल्व्स लगे हुए हैं जी, वो कितने कारआमद हैं। इसके लिए ओगरा ने पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर बाकायदा एक निज़ाम कायम करने की कोशिश की कि जो उनकी इंस्पेक्शन करेगा और क्वालिटी एश्योरेंस को यकीनी बनाए। ठीक हो गया। मगर ब्रेक प्रॉब्लम कहां आती है कि जब ओगरा का ये सिस्टम उस इंस्पेक्शन को थर्ड पार्टी को दे देता है और एक थर्ड पार्टी उन मैन्युफैक्चरर्स का ऑडिट करती है और वहां पर फिर वो कुछ दो और कुछ लो और जियो और जीने दो के एक और सिस्टम, ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग, अफसोस की बात यह है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इतनी अनकंट्रोल्ड है कि पाकिस्तान भर में अगर कहीं टूट फूट हो जाए गैस सिलेंडर्स में तो लोग जाकर एक आम वेल्डर से उसकी वेल्डिंग करा के ले आते हैं और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। मैं दुबई में 2.5 बरस रहा अपनी जलावतनी के जमाने में। दुबई में गैस के लिए पाइपलाइंस नहीं है, सिलेंडर्स होते हैं उनके, वहां सिलेंडर्स होते हैं। हाँ। मैंने आज तक चौराहे पर कोई सिलेंडर की दुकान नहीं देखी जहां गैस बिक रही हो। वहां आपको एक फोन करना होता है, कंपनी का बता देते हैं कि कंपनी का बंदा आता है, उसके ऊपर ट्रक पे सिलेंडर से लदे होते हैं, घर के बाहर आपके सिलेंडर को चेंज करता है, दरवाजा नॉक करके बताता है कि जी सिलेंडर चेंज हो गया और वो आपसे पैसे लेकर चला जाता है। वहां पर पूरी किसी भी जगह पर मैंने कोई सिलेंडर की दुकान नहीं देखी। कहां सिलेंडर भरे जा रहे हैं, कहां ले जाए जा रहे हैं, कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। यहां से अभी निकलेगा, कोने पे दुकान है, सिलेंडर वहां पे बन भी रहा है, भर भी रहा है, बनेगा। और ये एक लिविंग टाइम बॉम्ब्स हैं, ये लिविंग टाइम। और यही कुछ हुआ है हैदराबाद में। बिल्कुल ऐसे 62 बच्चे, 62 शायद अहले पाकिस्तान को तो ये पता भी ना हो कि हैदराबाद में फुलैली परेटाबाद में एक सिलेंडर की दुकान में पहला ब्लास्ट हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए, उसके बाद वहां पर मदरसे की छुट्टी हो गई। जी। मदरसे के बच्चे धमाके की आवाज सुनकर उस सिलेंडर शॉप के करीब आके जमा हो गए। इतनी देर में जो पहले सिलेंडर के धमाके होने की वजह से जो आग बाकी सिलेंडर्स में लगी, वो सिलेंडर बाकी सिलेंडर फटे और उसकी जद में वो मासूम बच्चे आए जो कि मदरसे से बाहर निकले थे। और उसमें दुख की बात यह है कि कोई इंतजाम नहीं था उस इमरजेंसी को डील करने के लिए हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद में जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज से भी ज्यादा बुरे हॉस्पिटल हैं। वहां पर 8 बजे होने वाले सानहे को 12 बजे तक 70%, 80%, 90% बर्न्ड बच्चों को वेट कराया गया और उसके बाद रेफर किया गया कराची। मैं यहां पर बात खत्म नहीं करूंगा, मुझे क्या लेने दीजिए कि वहां से 1122 की जो एम्बुलेंसेज उन बच्चों को लेकर निकली हैं सना, 80, 90, 100%, 70%, 50% बर्न्ड जले हुए बच्चे, उनको पहले हैदराबाद में जाम शोरों में उनकी एम्बुलेंस चेंज की गई। इन्ना लिल्लाह है। उसके बाद वो एम्बुलेंसेज उनको लेकर सोराब गोट ईदी तक आई, वहां से दोबारा एम्बुलेंसेज चेंज की गई और उसके बाद उनको सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनकी दाद रसी के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। वो सारे इतनी बुरी तरह झुलसे हुए बच्चे
यहां पर माँ बाप की आंखों के सामने जो उनको लेकर आए थे, जो नंगे पैर भागे थे उन एम्बुलेंसेज में, एक एक करके मरते गए। असगर भाई हैं, एक हादी एक बच्चा था 10-11 बरस का, उससे वहां मेरी मुलाकात हुई क्योंकि मैं तकरीबन तमाम ही घरों में गया। वहां पर जो सूरत हाल वो बताते हैं वो इंतहाई अजियतनाक है कि उनको कह दिया गया जाओ ड्रिप लेकर आ जाओ, जाओ ऐसा करो, ये सिरिंज लेकर आओ। पहली वो ड्रिप लेने गए, उनका पहला बच्चा मर गया। उसके बाद एक और साहब थे, उनका दूसरा बच्चा मर गया, तीसरा बच्चा, फिर वहां से बड़ी मुश्किल से उनको पटेल शिफ्ट कराया गया। कोई एक हुकूमत का रुकन, कोई वजीर सेहत, कोई वजीर आला, कोई उनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुंचा। किसी ने पलट के उन 62 बच्चों को नहीं पूछा कि वो जिंदा हैं, वो मर गए हैं, वो कितने झुलसे हुए हैं। कम से कम आकर उनको इन अस्पतालों में कुछ इलाज मालजे की बेहतर सहूलत देते थे। जिंदा रहने का हक ही तो मांग रहे थे वो बच्चे, इससे ज्यादा क्या मांग रहे थे? लोग ऐसे तो कच्ची शराब पीकर मर जाने वालों को मुआवजे दिए गए एक सूबे में, कच्ची शराब पीकर जो मरे हैं। मैं कुछ अल्फाज शायद डिस्क्लेमर जो चलता है ना हमारा, उसकी वजह से नहीं बोल पाती हूं, लेकिन अब मैं कह देती हूं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए, ये जो आप लोग जिस चलता है ना आप लोगों के मामलात, चाहे वुज़रा के हों, मुझे नहीं पता आप लोग मुझे क्या समझें, लेकिन आप लोगों ने यहाँ इस शहर के साथ वो हशर कर दिया है कि हम कुछ बेहतर करें तो भी मारे जाएंगे, हम कोई गलती करें तो भी हमारे घर वाले मारे जाएंगे। ये बच्चे जिनका तस्करा कर रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन मुझे पता है कि इसी शहर इसी सूबे के बच्चे थे, लेकिन क्योंकि वो वोट बैंक आपका नहीं है ना, इसलिए आपको फिक्र भी नहीं है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। वक्त कम रह गया है, लेकिन हालात कराची के यही हैं जिस पर हम तस्करा आवाज़ उठा रहे हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं मुगालता राय से काम नहीं लूँगी। हैदर अब्बास रिजवी साहब की आंखें भर आई, इनकी आवाज़ भर आई एक बच्ची के बारे में। ये मुझे बता रहे थे जो हैदराबाद में सान्हा पेश आया, जब उससे ये मिले तो इनके साथ क्या हुआ। ज़ाहिर मैं वो चीज़ें वापस दोबारा नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे भी बहुत, मैं दिलगिरफ्ता हो जाती हूँ ऐसे मामलात पर। लेकिन हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, शहर को आप पानी नहीं देते, शहर को आप गैस नहीं देते, ऐसे ही, शहर को आप नौकरियां नहीं देते, ऐसे ही है, शहर को आप बिजली नहीं देते। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन आपका क्योंकि रीच ऐसी है कि आप हर जगह पहुंच सकते हैं। मैं और बढ़ाऊंगा इस बात को, आप कहिए। इस शहर में कल अगर पानी पर फसादात खड़े हो जाएं, परसों बिजली पर किसी इलाके में दंगा हो जाए, किसी गैस के इशू पर बलवा हो जाए किसी इलाके के अंदर, तो आप लोग आकर ना बात कीजिएगा, ना कंडेम कीजिएगा, ना ये कहिएगा कि ये तो होना ही था। ये हालात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं, डेलिब्रेट एक्ट है ये लोगों का, और मुझे खदशा है कि धकेल दिया आपने उस नहज तक लोगों को कि वो किसी वक्त भी कुछ कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए सना, आपने कहा कि यहाँ के लोगों के लिए नौकरियां नहीं, हाँ नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ। सिंध में नौकरियां बिकती हैं, मगर नौकरियां जो देते हैं लोगों को बेचने के लिए, हाँ। उनको भी ये कहकर देते हैं कि ये नौकरियां बेचनी है, मगर किसी मुहाजिर को नहीं बेचना। इस शहर के, हैदराबाद के बच्चों को ये नौकरियां बिकती भी नहीं है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये मेरे पास मौजूद है। नौकरी यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है। कल एक नोटिफिकेशन आया है सीएम सिंध का कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस खोलना हो, कोई डिपार्टमेंट खोलना हो, कोई और उसमें एनहांसमेंट करनी हो, तो वो नहीं हो सकेगी। उस पे भी बैन लग गया है। बवजह कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, ओके। और अब मजीद किसी तालीम इदारे का नहीं होंगी कोई अगर एक्सपेंशन करना चाहें आप, उस पर भी। कराची में जब से पाकिस्तान बनाए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनी है, कराची यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी। उसके बाद कॉलेजेस को, जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस थे, उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ऐसे ही बना कोई नहीं।
उन्हीं को आपने दर्जा दे ये वो बदनसीब शहर है जिसको खौफ के मारे दुरुस्त गिना भी नहीं जाता, इसको गिनने वाला भी कोई नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आबादी इसकी इतनी बढ़ जाए कि यहां पर सूरत हाल तब्दील हो जाए सूबे में और इस मुल्क में। इस शहर को तो गिनने वाला भी कोई नहीं है। MQM ने बड़ा जोर लगाकर, बड़ी ताकत लगाकर 70 लाख लोगों को मर्दमशुमारी में शामिल करवा लिया, जो कि एग्जेम्प्ट हो। इतना बड़ा मिस कैलकुलेशन। 70 लाख, एक चंक है। 70 लाख के दुनिया में मुल्क होते हैं। ऐसे ही है। कराची की आबादी दुनिया के 96 मुल्कों से ज्यादा है। बिल्कुल है। और ये शहर इस तरीके से चलाया जा रहा है जैसे 9 आबादियाती निजाम में ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलाया करती थी। 1857 से पहले की सिर्फ 2 ही चीजें लोगों को पता है। एक 1857 की जंग आजादी और एक 1856 का इंतजामी निजाम, जिसके तहत ये बल्दियात चल रही है, जिसके तहत ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं और उनके इख्तियारात इतने हैं कि जैसे गुलामों को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दिए थे, आज भी वही इख्तियारात मौजूद हैं। कल एक बच्चा खालिद नाम का आयशा मंजिल से महज इसलिए डीसी की टीम ने उठा लिया कि उसने ईद पर कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा रोड पर रखकर बेचना शुरू कर दिया था। ये पूरी कराची में खड़े हुए हर मोड़ पर आधी आधी सड़क को कवर किए हुए ठेले किसी को नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो अहले कराची के हैं नहीं। उस लड़के ने महज चारा रख लिया रोड पर कि मैं बेच लूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल साहब की टीम उठा के ले गई। ये सूरत हाल है कि काम भी नहीं कर सकते। और आजादी इतनी कि जानवर लोग, अब सीजन है बकरा मंडियों का या मवेशी मंडियों का, तो अब जानवर लूटे जा रहे हैं। जो जानवर खरीदने जा रहे हैं उनको रास्ते में लूटा जा रहा है और पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो यहां पर ना आबादी गिनी जा सके, ना यहां तालीम दी जा सके, ना गैस दी जाए, ना पानी दिया जाए, ना बिजली दी जाए। मैं सिर्फ आपको एक बात बतौर इंतबाह कह रहा हूं, धमकी नहीं दे रहा, इंतबाह कह रहा हूं। ये शहर है डूबा हुआ मिट्टी के तेल में। ये शहर है डूबा हुआ मिट्टी के तेल में, इसे लग ना जाए आग कहीं खेल खेल में। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी। मुझे कुछ कहने को बचा नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जाते जाते कहना चाहती हूँ कि प्रोग्राम देखकर किसी को भी ये तासुर मिल रहा है कि ये तासुब पर मबनी प्रोग्राम था, तो वो अपने दिल पर हाथ रख के पूछे और सोचे कि क्या इस सूबे और शहर के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बाद उसका ये कहना हक बजाने है भी या नहीं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।